Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to सुनो पाकिस्तान and a very happy good morning to all of you. जनाब उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगा। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरी को होस्ट माहम ज़ाहिद भी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी बाकायदा तौर पर। नाज़रीन, प्रोग्राम की हाइलाइट्स के हवाले से सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश की तारीख़ के अहम तरीन इंतखाबात, बांग्लादेश में इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जो है वो जारी है जनाब। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमरीकी सेनेट ने नो टैक्स डॉलर्स फॉर टेररिस्ट एक्ट मंजूर कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे कि बिल का मकसद क्या है और अमरीकी टैक्स पेयर्स के पैसे को दहशतगर्द ग्रुप्स तक पहुंचने से किस तरह से रोका जाना है। डिप्रेशन का जदीद इलाज, क्या RTMS उम्मीद की नई किरण है? अद्वियात के बगैर इलाज RTMS कैसे काम करता है? इसके अलावा सेनेट ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ज्यादती का शिकार लड़का या लड़की का मेडिकल ना देने पर 1 साल तक सजा और जुर्माना होगा। क्रिमिनल कवानीन में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। कराची एयरपोर्ट मुसाफिरों के लिए आसानी या फिर अजियत? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। काइफोसिस एक संगीन बीमारी, कहीं आप भी इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे? कमर का झुकाव सिर्फ पोस्चर की खराबी या फिर एक संजीदा बीमारी है? इस सवाल पर भी जनाब जवाब हासिल करेंगे। इसके अलावा पंजाब में गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन स्कीम जनाब मुतारिफ हो चुकी है और आवाम के लिए आसानी है। नई पॉलिसी है, नई सहूलत है, गाड़ियों की मुंतकिली अब इंतहाई आसान हो चुकी है। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की सरजमीन पर आज जनाब तारीख रकम होने जा रही है, जहां शेख हसीना वाजिद की 2024 की बरतरफी के बाद पहला पार्लिमानी इंतखाब वोटिंग के जोश में डूबा हुआ है। 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स, 42,000 पोलिंग मराकज़ और 300 नशिस्तों का ये मैदान जंग BNP और जमात इस्लामी के इत्तेहादों को आमने सामने ला खड़ा कर रहा है। जहां इस्लाहात के लिए रेफरेंडम भी है। क्या ये इंतखाब बांग्लादेश को नई जमहूरी राह पर डाल सकेंगे या फिर वही पुरानी आमरीत की बाकियात अभी तक खतरा बनी रहेंगी? और सिर्फ ये एक इंतखाब नहीं है बल्कि एक इनकलाब की बाज़गश्त है, जहां अवामी लीग की अदम मौजूदगी इस्लाम पसंद जमातों को नई कुव्वत दे रही है। वहीं अमेरिकन सर्वे ये बता रहा है कि BNP को 33% और जमात इस्लामी की अगर बात कर ली जाए तो उनको 29% हिमायत। लेकिन नौजवान वोटर्स का जो सैलाब और पोस्टल बैलेट की सहूलत शायद कोई गैर मुतवक्के ट्विस्ट ले आए। क्या ये नई हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगी? इंतखाबात की कवरेज के लिए सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी बिलाल गौरी साहब और माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन इंतखाबात का सियासी और दिफाई पहलू हम उन्हीं से जान लेते हैं, तो अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का, और बिलाल गौरी साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो इंतखाबात हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम इन इंतखाबात को देखें तो शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद इन इंतखाबात में सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं और अवामी लीग के जो ज़ेर ज़मीन कारकुनान या भारतीय असर रसूख है, इंतखाबी अमल को क्या आप समझते हैं कि सबूताज करने की सलाहियत रखता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अव्वल तो बात यह है कि ये जो इलेक्शंस होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पिछले 15 साल में सही मानों में एक सही इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग के दौर में वन साइडेड थे, बाकी बाइकआउट्स और इस तरह के हुकूमतें वो बनती रही हैं। और ये इलेक्शंस फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश को रीशेप करेंगे, सेट करेंगे, एक नई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लेके आएंगे। लेकिन ये देखें कि अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, जो उनके फॉर्मर चीफ आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के, इकबाल करीम। उन्होंने ये स्टेटमेंट एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस का इतना इनकरेज था बांग्लादेश में। उन्होंने कहा बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिस के अंदर उनका एक सेटअप लगा हुआ था। सो इसका मतलब ये था कि बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर जो थी या उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो चीजें कंट्रोल कर रहे थे। तो दैट्स वाई समझा जाता है कि बांग्लादेश वाज ए वेसल स्टेट ऑफ इंडिया, जो कहते थे वो करते थे। लेकिन अब ये हालात चेंज हुए हैं। सो अब देखें कि पहले इंडिया समझता था बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके ऊपर से जो रास्ता जाता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाता है, जो बांग्लादेश के ऊपर है, नॉर्थ में है।
और लेकिन ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नरेस्ट पॉइंट है दैट इज 22 किलोमीटर, उसके ऊपर चाइनीज बैठे हुए हैं, चुम्बी हम्म। वैली है। और ये खतरा था किसी मौके पर चाइनीज नीचे आते हैं, वो रास्ता बंद करते हैं, जो 7 स्टेट गुजर जाए, उनके हाथ से निकल जाएंगे। सो देयरफॉर उन्होंने एक रास्ता बांग्लादेश के अंदर से भी लिया था, तो वो भी अब उनके लिए मसला हो गया। सो धीरे धीरे सिक्योरिटी कंसर्न है कि 7 स्टेट्स का क्या होगा। लेकिन हम्म। बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाले बनाते हैं, जमात इस्लामी बनाती है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू क्यों टू इंडिया, क्योंकि ये दोनों जो रहे हैं कि ये एंटी इंडियन इनका अप्रोच रही है, स्पेशली जमात इस्लामी है, इवन खालिदा हम्म। जिया थे या जनरल जिया और रहमान थे। जी। तो वो कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जब पीछे भी उन्होंने कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स को प्रोजेक्ट किया, प्रोपेगेट किया है, तो अभी भी देखें असेसिनेशन जो पीछे हुई है, टारगेटेड बिल्कुल। असेसिनेशन, तो अभी भी ये कोशिश करेंगे, इलेक्शंस के दौरान भी करवाने की कोशिश करेंगे। इवन जो गवर्नमेंट बनती है तब भी हम्म। दे विल कंटिन्यू विद सैबोटाज एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर, ताकि स्टेबिलिटी इसमें ना आए। हम्म। क्योंकि उनको ये भी खतरा है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस भी वो समझते हैं बढ़ गया है, चाइनीज जी। ऑलरेडी वहां पे है। तो वो इन ये एलिमेंट्स है, वो कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक एनवायरमेंट सिचुएशन क्रिएट करे जिससे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहे। हम्म। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा। बिलाल गौरी साहब आप बताइएगा कि आप बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, वोटिंग के हवाले से बताइएगा, क्या वोटिंग अमल जारी है और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोलिंग बूथ्स पर कैसी कहमा कहमी है और कौन कौन से अहम रहनुमा जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं? आज बांग्लादेश में इंतखाबात हो रहे हैं और सुबह से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। और 300 हलके हैं, लेकिन उसमें से 299 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। एक हलके पर इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे एक उम्मीदवार की वफात के बायस। और इस वक्त हम ढाका में मौजूद हैं। और ढाका की अगर हम बात करें तो ढाका शहर में 16 नशिस्तें हैं और गिरदोनवा के जो इलाके हैं ढाका के 4 नशिस्तें उनकी हैं, यानी ढाका जिला में कुल 20 नशिस्तें हैं। और यहाँ ढाका से जो बहुत अहम रहनुमा हैं, मिसाल के तौर पे जो बीएनपी के सरबराह हैं तारिक रहमान, वो भी ढाका से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो सरबराह है डॉक्टर शफीकुर रहमान, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं ढाका 15 से। और सुबह से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और 4:30 बजे तक पोलिंग का टाइम है। फिलहाल तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक है, कोई किसी किस्म का कोई दंगा फसाद जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता मुख्तलिफ जमातों की तरफ से धांधली के इल्जामात जो हैं वो कल से ही लगाए जा रहे हैं। कल जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। मिसाल के तौर पे ठाकुर गांव में जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था कि उनके पास 7.5 मिलियन टका कैश जो है वो बरामद हुआ। और जो बीएनपी है उसकी तरफ से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी जमात इस्लामी पैसे का इस्तेमाल कर रही है वोट खरीदने के लिए। और दोनों जमातों में अगर बहुत कांटेदार मुकाबला है बीएनपी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन जो बीएनपी के सरबराह है तारिक रहमान, वो खुद को वजीर आजम के तौर पे, मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पे जाहिर कर रहे हैं। अलबत्ता ये तो मतलब नताइज से बिल्कुल ये कौन सी जमात हुकूमत बनाती है, ये नताइज से ही पता चलेगा कि कौन वज़ीर आज़म जो है वो बनता है। बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी साहब, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे कि बांग्लादेश में जनाब सुबह से ही वोटिंग का अमल जो है वो जारी है और अभी पुरअमन तरीके से जो वोटिंग का अमल है वो चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग बैक टू यू सर, जमात इस्लामी की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, अमेरिकन सर्वे भी बता रहे हैं उनकी मकबूलियत के हवाले से, तो जमात इस्लामी का जो ग्राफ है वो 29% तक जा पहुँचा है। माहिरीन इसे बांग्लादेश की नई एक समत भी करार दे रहे हैं कि एक मजहबी रुझान रखने वाली हुकूमत का क़याम। आप क्या समझते हैं कि खित्ते की सिक्योरिटी खुसूसन भारत और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के तनाजुर में अगर देखे जाए तो क्या असरात मुरतब कर सकता है? मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से शुरू इनिशियल जो असेसमेंट्स थी या जो सर्वेस थे उसमें कोई थोड़ा सी एज दिखा रहे थे बीएनपी की, अब जो है वो शिफ्ट हुआ है और दोनों के पास सिंपैथीज के वोट है। देखें जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस है, स्पेशली जो रिसेंटली आपने देखा जब अवामी लीग थी, हसीना वाजिद थी, तो 90 साल के जो उनके लीडर्स थे दे वर हैंग।
तो दैट्स वाई अभी आप देखें नेशनल सिटीजन पार्टी जो है यंगस्टर्स की है, जनरेशन जी वाले, वो इनके साथ है। तो इनके इसलिए इनकी वेटेज ज्यादा है। लेकिन यकीनन देखें एक इस्लामी पार्टी है और इतने हार्ड लाइनर वो है नहीं है, लेकिन बट स्टिल वो एक अप्रोच उनके इस्लामिक है। तो यकीनन वो इंडिया वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे, या दूसरे भी जो खिते में हैं या वो बड़ी पावर्स पे नहीं चाहेंगे कोई ऐसे इस्लामिक वो वहां पे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उसका वो इन्फ्लुएंस बाकी जगहों पे भी पड़ सकता है। वो एक सही। फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये है कि जनरली हम देख लें तो कि अभी ये बराबर इसमें जा रहे हैं और दोनों के पास चांसेस हैं। लेकिन ये खिते के लिए जो भी आता है, चाहे वो तारक रहमान टेक ओवर कर लेते हैं या शफीक रहमान जमात इस्लामी के आते हैं, तो लेकिन मेरे ख्याल में लोगों के अगर इनको वर्ड मिलते हैं और लोग इनको एक्नॉलेज करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, तो मेरे ख्याल में किसी को इतराज ही नहीं होना चाहिए। दिस इज द डिसीजन बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश और सबको इसको ऑनर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सबको इसको ऑनर करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े अहम मामले पर आप अपना एनालिसिस दे रहे थे और देख रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो बांग्लादेश के अंदर जारी और सारी हैं और वोटिंग का अमल भी जारी है। वो बहुत सारे अहम रहनुमा हैं जो अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और पुरअमन तरीके से अभी तक देखा जाए तो पोलिंग का अमल चल रहा है। टर्न आउट भी ठीक है। पोलिंग स्टेशन पर अगर हम देखें तो वोटर्स भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और अच्छी बात यह कि किसी किस्म का अभी तक नाखुशगवार वाकया कोई भी पेश नहीं आया। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर अलर्ट हैं और तमाम जो अमल की निगरानी है वो भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो अब इंतखाबी अमल है ये बड़े शफाफ तरीके से, और ना सिर्फ पाकिस्तान से सहाफ़ियों का वफ्द वहाँ पर मौजूद है इन इलेक्शंस को कवर करने के लिए, बल्कि बहुत सारे आलमी मुबस्सरीन भी और बहुत सारे आलमी जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन तमाम तर मामला पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी नताइज आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखना ये है कि क्या कोई इस पोजीशन के अंदर है कि वो अकेला हुकूमत बना सके, कोई जमात ऐसी है या फिर इत्तेहादी हुकूमत ही वजूद में आएगी जिसके ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात कर लेते हैं दिमागी सेहत की। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में करोड़ों अफराद डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मसला सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि वो मायूसी है जब महंगी अद्वियात और तवील थेरेपी भी असर करना छोड़ दें। और ऐसी सूरत हाल में अक्सर मरीज़ और लवाहिकीन ये सवाल करते हैं कि क्या अब कोई उम्मीद बाकी है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनकलाबी टेक्नोलॉजी की जिसने दिमागी अमराज के इलाज में हलचल मचा दी है, जिसे RTMS कहा जाता है। ये एक ऐसी मकनातीसी थेरेपी है जो दिमाग के उन हिस्सों को दोबारा मुतहर्रिक करती है जो डिप्रेशन की वजह से सुस्त पड़ चुके होते हैं। लेकिन क्या ये इलाज हर किसी के लिए है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल किस हद तक कामयाब रहा है? इन तमाम सवालात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर बिन जुबैर साहब, और एक और हवाला इनका शायरी के हवाले से भी है, अदब के हवाले से भी है। डॉक्टर उसामा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि RTMS की टेक्नोलॉजी क्या है और ये रिवायती सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है? जी थैंक यू सो मच। RTMS जिस तरह आपने भी बताया ना, ये मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए दिमाग के वो हिस्से जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर में परेशानी का हिस्सा ज़्यादा काम करता है, वसवसों वाली बीमारी में वसवसे बनाने वाला हिस्सा ज़्यादा काम करता है, फिर कुछ चीज़ें सुन हो जाते हैं, जिस तरह डिप्रेशन की बीमारी में खुशी वाला हिस्सा सुन हो जाता है। तो ये मकनातीसी वेव्स हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी से दिमाग का जो बैलेंस आउट हो गया होता है उसको वापस बेहतर करती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो रूटीन की दवाइयों से ठीक नहीं होते। तो दिस इज़ नॉट फॉर रूटीन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, दिस इज़ फॉर रेजिस्टेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, वो कौन सा पॉइंट होता है जब आप किसी मरीज़ को अद्वियात की बजाय ये RTMS तजवीज़ करते हैं? कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं इंसान में? देखें, मोस्टली किताब ये कहती है जो इसकी FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस है ना, वो 4 हैं। रेजिस्टेंट डिप्रेशन, रेजिस्टेंट एंजाइटी, रेजिस्टेंट OCD और स्मोकिंग सेसेशन यानी सिगरेट छोड़ना। तो अमूमन हम इसको डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD में दे रहे होते हैं। तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD जो 2 दवाइयाँ अच्छे टाइम तक अच्छी डोज में दी जाएं, उससे बेहतर ना हो और कोई और बीमारी या कोई और ड्रग्स वगैरह कोई फिजिकल बीमारी कॉम्प्लिकेट ना कर रही हो, यानी कि जेन्युइनली रेजिस्टेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, तो तब हम RTMS ऑफर करते हैं पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर उसामा, RTMS के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। ऑब्वियसली एक नया तरीका इलाज है, पाकिस्तान के अंदर की अगर हम बात कर लें तो इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि लोग कहते हैं कि शायद शॉक्स दिए जाते हैं। इस थेरेपी के दौरान मरीज को फील क्या होता है?
देखिए, मैं अक्सर पेशेंट्स को अपने बताता हूँ कि आप खुद गाड़ी चला के आ सकते हैं और सेशन के बाद खुद गाड़ी चला के वापस जा सकते हैं। तो इस पे हम पूरा जो पुराना नफ्सियात का इलाज है ना, ECT जिसमें करंट लगाते थे, अभी भी करते हैं लोग, इससे उसको कंफ्यूज करते हैं। इसमें कोई बेहोशी नहीं होती, कोई करंट नहीं होता। जिस तरह मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आप कुर्सी पे बैठते हैं, दिमाग का एरिया आइडेंटिफाई करके उस पर कॉइल रखते हैं। 3 मिनट से लेकर 30 से 40 मिनट तक का सेशन होता है, जिसमें सिर्फ आपको ऐसा फील होता है सर पे कोई हल्की सी फिंगर टच हो रही है या थोड़ा सा एक वाइब्रेशन सी हो रही है। तो सिर्फ इतनी सी फीलिंग होती है। सेशन के बाद आप खुद गाड़ी चला के वापस भी जा सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में डिप्रेशन किस हद तक बढ़ गया है और क्या इस हद तक पहुंच चुका है कि इस तरह के तरीका इलाज की अब ज़रूरत है? और मुआशी सूरत हाल अगर हम देखें, आमतौर पर एक आदमी की पहुंच से भी दूर होते हैं इस तरह के इलाज, तो ये कितना महंगा है? अच्छा देखिए, ये बात आपने जो बड़ी 2-3 सवाल एक साथ किए। डिप्रेशन भी पाकिस्तान में बहुत है और फिर रेजिस्टेंट डिप्रेशन बहुत है। मैंने ये इलाज क्यों पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, जब मैं यूके से नया नया वापस आया तो मैंने कहा यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वापस जा रहा हूं तो अपने मुल्क और कौम के लिए, लोगों के लिए क्या लेके जाऊं। एक तरीका ये था कि मैं वहाँ की सेविंग से एक प्लॉट खरीद लेता आके। दूसरा तरीका ये था कि मैंने कहा यार ये इलाज मिसिंग है, तो इस मशीन को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोग इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके सालों से फिर रहे हैं। 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, 10-10 दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD बेहतर नहीं हो रहा। ख़ासतौर पे OCD की जो वसवसों वाली बीमारी है, जिसमें मज़हब के मुतालिक, गंदगी के मुतालिक बार बार ख्यालात आते हैं, इंसान रोक नहीं पाता, उसमें ये इलाज बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत महंगा इलाज है। मशीन बहुत महंगा नहीं, कदरे महंगा इलाज है, और मशीन भी बहुत महंगी आती है। फिर पाकिस्तान में टोटल मेरी मशीन मिला के 4 मशीनें। सो अभी तक गवर्नमेंट सेटअप में कोई बहुत वेल नोन इदारा नहीं है जो ये ऑन कर रहा हो। बहुत से लोगों ने मेरे से भी गाइडेंस ली कि जी हमने गवर्नमेंट सेटअप में मंगाना है, लेकिन अभी तक ये प्राइवेट ही हो रहा है। हम बहुत ऑफर कर देते हैं, कंसेशन लोगों को फ्री भी कर देते हैं, लेकिन यह कि गवर्नमेंट के लेवल पे अभी तक इसकी कोई वो नहीं है फैसिलिटी। अच्छा डॉक्टर उसामा, देखा जाए तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितने सेशंस जो हैं वो चाहिए होते हैं, और इसके नताइज के हवाले से अगर हम बात कर लें तो वो कितने आपने इफेक्टिव देखे हैं? और क्या इस थेरेपी के बाद मुकम्मल अगर आप सेशन ले लेते हैं, जितना भी एडवाइस किया जाता है डॉक्टर की जानिब से, आप लोगों की जानिब से, तो क्या मरीज़ को फिर दोबारा से डिप्रेशन हो सकता है आगे चलकर कभी? अच्छा, मैं ना आपको एक साइकिल क्लैरिफाई यहाँ पे देखने वालों के लिए भी कर देता हूँ कि जब कोई पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी या OCD वसवसों की बीमारी के साथ आता है तो 10 में से 6 लोग तो रूटीन की दवाइयों और थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। ओके। वो उनकी बीमारी दरमियाने दर्जे की होती है, माइल्ड टू मॉडरेट होती है, सिवियर भी होती है तो रेजिस्टेंट नहीं होती। 4 लोग जो हैं वो बेहतर नहीं होते रूटीन के इलाज से। उन 4 में से जो 3 हैं वो TMS से बेहतर हो जाते हैं, कैटामीन से, ECT से, जो भी ये हमारे मैकेनिकल इलाज हैं। TMS बहुत इफेक्टिव है OCD में। एक पेशेंट ठीक नहीं होता, उसकी बीमारी उसकी माजूरी बन जाती है, उसको हम बीमारी के साथ जीना सिखा देते हैं। सो 80 to 90% सक्सेस रेट है हमारे पास RTMS में। दूसरा ये है कि चूंकि ये कदरे नया तरीका इलाज है, पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा में भी इसको 20-22 साल ही हुए हैं। सो 20-22 साल एक इलाज के लिए एक छोटी उम्र है। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि मेरा अपना डाटा मैंने पब्लिश भी किया है, तकरीबन 4 साल से तो मैं इस्लामाबाद में कर रहा हूँ, तो हमारे पेशेंट 2-2, 3-3 साल तक भी उस इलाज के बाद बेहतर हैं। और वो मरीज़ हैं, ये आम मरीज़ नहीं है जो एक दवाई से बेहतर हो रहे थे। ये वो मरीज़ हैं जिनकी इतनी मोटी मोटी फाइलें थी, जो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, ECT भी करा चुके थे, कैटामीन भी करा चुके थे, 6 दवाइयाँ भी खा चुके थे। अब वो 1 या 2 दवाइयों पे आ गए हैं, किसी की दवाई बंद भी हो गई है। अच्छा, ये जो काम करती है ना, ये न्यूरो मॉड्यूलेशन पे करती है। जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, वो क्या काम करती है? दवाइयाँ केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं, जो हम हमेशा बात करते हैं दिमाग में मेंटल इलनेस में हो जाता है। ये क्या करती है? किताब ये कहती है कि ये न्यूरो मॉड्यूलेशन करती है, उन न्यूरॉन्स को, दिमाग के सेल्स को रिपेयर कर देती है जिनकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस होता है। सो इसलिए इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड। अच्छा डॉक्टर उसामा, आपने वसवसों की बात की है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुदकुशी के भी वसवसे आते हैं, तो ये उस सिचुएशन में कितनी कारआमद है? अच्छा, अगर तो पेशेंट एक्टिवली सुसाइडल है, अब 2 चीज़ें हैं कि एक है कि उसको बार बार वसवसे आ रहे हैं, जो OCD खुदकुशी की जो थॉट्स हैं वो OCD के स्पेक्ट्रम में आ रही हैं, तो उसमें तो ये बहुत इफेक्टिव है। ज़ाहिर है OCD में ये इफेक्टिव है, लेकिन ये फ़ौरन काम नहीं करती, इसको 8-10 दिन लगते हैं। तो अगर पेशेंट जेन्युइनली सुसाइडल है, रिस्की है, फिर अगर आपने TMS ऑफर करनी भी है तो फिर आपने दाखिल करके करनी है। तो ये याद रखें, अगर पेशेंट जेन्युइनली सुसाइडल है, ख़ासतौर पे आप लोग कम्युनिटी में होते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई है, तो उसको तो फ़ौरन दाखिल कराएं।
क्योंकि जो रिस्क है ना, रिस्क पे कोई माफ़ी नहीं है कि हम कहें कि जी आप घर से आके TMS करा लें, 2-3 हफ्ते में बेहतर हो जाएंगे। तो वो 2-3 हफ्ते में जब तक बेहतर होगा, हो सकता है वो सुसाइडल थॉट्स पे अमल कर ले, अगर वो जेन्युइनली सुसाइडल है, वो ऑब्सेसिव थॉट्स नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, RTMS के मुमकिन अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें और ये दीगर जो जहनी अमराज हैं जैसे एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी क्या आप समझते हैं कि मौसर है? अच्छा, एंजाइटी के लिए तो बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया इसकी FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD। बाइपोलर का जो डिप्रेसिव फेज है, अब ये भी लोगों को चूंकि आजकल बड़ी अवेयरनेस हमने भी दे दी और है भी, तो बाइपोलर के 2 फेज होते हैं, एक डिप्रेशन और एक मैनिक। जो बाइपोलर डिप्रेशन होता है ना, जिसमें जो डिप्रेशन बाइपोलर इलनेस का पार्ट है, वो बड़ा रेजिस्टेंट होता है, वो रूटीन की दवाइयों से कई दफ़ा बेहतर नहीं हो रहा होता, तो उसमें भी इसका बहुत रोल है। और जिस तरह रूटीन डिप्रेशन में हम ये देते हैं, तो उसमें दिमाग का जो मूड वाला हिस्सा है, खुशी वाला हिस्सा है, बिल्कुल सुन हो जाता है। तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक वेव से हम TMS के यूज़ से बेहतर कर सकते हैं। जो आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, ये इतना सेफ ट्रीटमेंट है कि हम 4 साल के बच्चे को, बहुत सारे जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में स्पीच वाला हिस्सा सुन हुआ होता है। अब ऑटिज़म में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो स्पीच वाला हिस्सा है वो काम कर सकता है, वो ख़राब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सुन हुआ है, तो उसको भी मैग्नेटिक वेव से स्टिमुलेट करते हैं, तो उसमें भी बहुत बेहतरी आती है। बहुत डाटा पब्लिश हो चुका है। सो 4 साल के बच्चे को भी दे देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे देते हैं, 80 साल के बुजुर्ग को भी दे देते हैं। तो ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर उसामा, ये भी साथ साथ बता दें लोगों के फ़ायदे के लिए कि एक मशीन तो आपके पास है इस्लामाबाद में, और बाकी जो 3 मशीनें वो किन शहरों में अवेलेबल है? अच्छा, मैं पहले एक साइड इफेक्ट का ये बता दूं कि अगर किसी के दिल में पेसमेकर डला हुआ है या किसी में बेल्ट के ऊपर कोई मेटेलिक डिवाइस लगी हुई है, चूंकि ये मैग्नेटिक वेव से काम करता है, तो बराए मेहरबानी अगर आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मुझे पेसमेकर लगा हुआ है, फिर वो ये TMS नहीं हो सकती। या कोई बड़ी मेटेलिक डिवाइस लगी हुई है, फिर डॉक्टर को बताएं, उसकी मशीन ख़राब हो जाएगी करोड़ों की, फिर भी नहीं हो सकती। तो इन 2 सूरतों में TMS नहीं हो सकती। माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि हल्की सी हेडेक हो सकती है। जो बाकी मशीनें हैं, 2 मशीनें हमारे पास पिंडी में है, एक मेरे पास है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल में है, और एक मशीन कराची में है, डॉक्टर इमरान है, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो रन करते हैं। लाहौर में भी एक मशीन है, लेकिन वो जो मेरे इल्म में है वो ख़राब चल रही है, उसकी रिपेयर पे शायद 15-20 लाख लगता है, वो अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई। चलें, वी होप कि जो लाहौर में है वो रिपेयर हो जाए, और जिन जिन शहरों में आपने बताई है, खुदा ना खास्ता किसी को खैर ज़रूरत तो ना पड़े, और अगर पड़े तो अवेलेबल हैं, यानी कि इलाज पॉसिबल है और सेफ़ इलाज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का। और वाकई जी, हम देखें तो डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। हर चौथा आदमी हम देखते हैं कि डिप्रेशन का शिकार है, और अगर इस तरह के कोई वसवसे उसको होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर उसामा ने बताया कि अगर सुसाइडल जो थॉट्स हैं वो आती हैं और कोई ज़्यादा इस बारे में सोचता है, तो उसको तो फ़ौरन इलाज की बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए नया जो जदीद तरीका इलाज है उन डॉक्टर्स को, जो कि इतनी महंगी करोड़ों की मशीन जो है वो लेकर आए हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हम इसको जो है वो आना चाहिए, ताकि हर शख्स जो है वो इसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली एक बार नहीं है कि आपने ये ट्रीटमेंट करवाना है, बल्कि ये थेरेपी तो एक इसके लिए सेशंस दरकार होते हैं, मुकम्मल एक आपने एक साइकिल जो है वो पूरा करना होता है, कोर्स जो है वो पूरा करना होता है। तो उम्मीद है गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो है वो इनिशिएटिव लेंगे, और वहाँ पर भी जनाब ये सहूलत जो है वो आवाम को मुयस्सर आ सकेगी, और इसमें जनाब किसी किस्म का खतरा मौजूद नहीं है, ये आपको एक दफ़ा फिर से हम बता दें, और बिल्कुल सेफ है, और इसका सक्सेस रेट भी जो है 80-90% है। बिल्कुल माइनर से कोई साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आपको पता ही, आप कोई भी मेडिसिन खाएं उसके होते ही हैं। जो पहले झटके लगाए जाते थे, करंट लगाया जाता था, इस तरह की चीज़ थी, ये उस तरह का कुछ भी नहीं है, यानी इतना सेफ है कि 4 साल बच्चा भी हम के पास है। जी, तो और एहतियात जो डॉक्टर उसामा ने बताई है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी ख्याल रखिएगा, देख लीजिएगा पेस मेकर जिनको है लगा हुआ है वो इस चीज़ में एहतियात कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बहुत डिप्रेशन वाली बातें कर लिए, थोड़ा डिप्रेशन से निकल के कुछ आगे खिलते चेहरों की बात करते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं नाजरीन जो वक्त के साथ मज़ीद निखरते चले जाते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक शख्सियत का जिक्र कर लेते हैं, जिनकी आवाज़ का जादू हो या उनकी आंखों की चमक, देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। मैं बात कर रही हूँ हम सबकी पसंदीदा बावकार और बेहद खूबसूरत अदाकारा अतीका ओडो साहिबा की। आज 12 फरवरी है और आज अतीका जी की अपनी 58वीं सालगिरह है। वाह वाह, ज़बरदस्त। और कराची में पैदा होने वाली अतीका ने जब अनवर मकसूद के कलम से निकले लफ्ज़ों को सितारा में ज़ुबान दी तो तारीख़ रकम कर दी। और वो सिर्फ़ एक अदाकारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने हर किरदार में ज़िंदगी भर दी।
अतीका उडो ने सिर्फ टीवी नहीं बल्कि अगर हम देखें तो जो डर गया वो मर गया और मुझे जान चाहिए जैसी फिल्मों से बड़े पर्दे पर भी अपनी धाक बिठाई। चाहे वो हमसफ़र की सख्तगीर माँ हो या निजात की हमदर्द औरत, उन्होंने साबित किया कि टैलेंट कभी भी बूढ़ा नहीं होता। आज उनकी सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर मताहों की जानिब से मोहब्बतों का एक सैलाब आया हुआ है और हम सब की तरफ से भी अतीका उडो को ज़िंदगी की ये नई बहार बहुत बहुत मुबारक और दुआ करते हैं कि आपका ये वकार, मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और आप बहुत ज़बरदस्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करती रहें और हम भी आपका जो बेहतरीन काम है वो फिल्मों में, ड्रामों में देखते रहें। और उज़ैर, हम देखते हैं ना कि किसी ड्रामे में हीरो हीरोइन तो मेन ही है, वो बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं और जिस ड्रामे में ये मौजूद होती है ना, वो ड्रामा वाकई इतनी अट्रैक्शन भरी होती है, कहीं माँ बनी है या कहीं कुछ भी जो भी रोल प्ले कर रही हैं वो बड़ा डोमिनेट और है और बड़ी प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी है, उनके कुछ डायलॉग्स भी बहुत जी। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा और एक बार फिर से जी हैप्पी बर्थडे टू अतीका उडो। और प्रोग्राम में अब वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सेनेट ने एक संगे मील अबूर करते हुए बच्चों की फुहश वीडियोस पर सज़ा को 10 साल और जुर्माने को 1 करोड़ तक बढ़ा दिया है, जबकि पीका एक्ट में तरमीम के जरिए सोशल मीडिया कंपनीज को भी लगाम डालने का फैसला किया गया है। मुतासरीन को मेडिकल इमदाद न देने वाले अस्पतालों पर भी सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। ये तरमीम ना सिर्फ डिजिटल क्राइम्स को रोकेंगी बल्कि मेडिकल सिस्टम में भी एहतसाब लाएंगी। दूसरे मुल्कों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कानून बच्चों और कमज़ोरों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे मजबूत करेंगे, कौन कौन सी हर्डल्स जो हैं वो आ सकती हैं, इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आमना साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, सेनेट से अहम कवानीन की मंजूरी हुई है, बड़ा खुशाइंद है। बच्चों की फोहश वीडियोस पर सज़ा 7 से 10 साल और जुर्माना 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। क्या आप समझती हैं ये तब्दीलियाँ डिजिटल क्राइम्स, बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम में मौसर साबित हो सकेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जो नया बिल पास हुआ है जिसमें बच्चों की बनाने और फैलाने वालों की सज़ा 7 से 10 साल पे हो गई और जैसे आप कह रहे हैं 1 करोड़ पे फाइन अब बढ़ा दी गई है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम स्टेप है और स्टेट इस मसले को सीरियसली लेना चाह रही है और पॉजिटिव सिग्नल देना भी चाह रही है इसके ज़रिए। बट जब कोई भी कानून साजी होती है या किसी भी क्राइम को ख़त्म करने की बात हम करते हैं तो सबसे अहम ये सवाल होता है कि इस तब्दीली या इस अमेंडमेंट का कोई असर होगा। सो क्राइम सिर्फ कानून बनाने से तो ख़त्म ही नहीं होती ना। इस पहले भी बहुत कानून हैं, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। शायद आपको पता होगा कि पंजाब में 16 साल की उम्र से कम बच्ची की शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन आम अक्सर ये की बात होती है कि इधर उधर बच्चियों की शादी हो रही हैं और इसका जुर्माना भी है, निकाह ख्वानों पे भी और रजिस्ट्रार्स पे भी, सब पे कुछ नहीं होता। जी, तो यही बात है जी। कानून तो बन जाता है, उस पर अमल दरामद करवाना ही मुश्किल काम होता है। अच्छा, हम ना पीका एक्ट में तरमीम से हुकूमत को कहा गया है कि विफाकी हुकूमत उन ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस ट्रीटी के हवाले से बात की गई है जिनकी सोशल मीडिया या एप्लीकेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फेसबुक या गूगल जैसी कंपनीज को मजबूर करना मुमकिन होगा कि वो डेटा शेयर जो है वो यकीनी बनाएं? कि मुझे ये बात काफ़ी मजाकिया लगी है क्योंकि अगर ये कंपनीज की बेसिस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बेसिस यही बात है कि इट्स एन इनक्रिप्टेड फोरम। अब ये इनक्रिप्टेड फोरम पाकिस्तान के साथ डेटा क्यों शेयर करे? या तो हमारे पास लेवरेज हो कि हम किसी कंपनी को पाबंद करें। हम एक छोटे से मुल्क हैं, हम अपना ग्लोबल फुटिंग पे अपना नाम बना रहे हैं दोबारा। बट आई डोंट थिंक वी हैव द लेवरेज टू फोर्स दीज कंपनीज। और ये कंपनीज किसी भी मुल्क के साथ जब डेपोजिशंस होती हैं कांग्रेस में, कोई भी फेसबुक कभी भी यूएस कांग्रेस के सामने डेटा आके शेयर नहीं करती, तो पाकिस्तान के साथ कैसे शेयर करेगी? जी। अच्छा, हम ना मेडिकल रिपोर्ट ना देने पर जो 1 साल की सज़ा है, क्या ये अगर हम इस क्लॉज की बात कर लें तो अपना फ़र्ज़ पूरा ना करने वाले पुलिस एहलकारों
और डॉक्टर्स के दरमियान गठजोड़ को आप समझती हैं कि तोड़ने में बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है? तो ये तरमीम जो है मुझे सबसे बेनिफिशियल और नेसेसरी लगी। ये मैं अपने काम में भी ये देखती हूँ। अमूमन विक्टिम्स जब आती हैं मेरे पास और मैं उनको अस्पताल लेके जाती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, सर्विसेज पे अगर हमारे पास एफआईआर नहीं होता वो मेडिकल दर्ज नहीं कराते। और फिर जब हम कहीं और लेट्स से हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हम तो मेडिकल ही नहीं कराएंगे हम तो एफआईआर ही नहीं कराएंगे क्योंकि आपके शौहर ने किया है या आपके रिश्तेदार ने किया है। तो आप एक साइकिल में फंसे रहते हैं। ये इन केसेस में आई थिंक ये सबसे अहम तरमीम है, क्योंकि अगर ये जुर्माना इन्फोर्स हो और हम इसका असर देख सकें, I think this will deter people from refusing women to do medicals. So इसका दो फोल्ड बेनिफिट है, एक तो डिटरेंट की तरफ से और दूसरी बात ये विक्टिम को एक्चुअली उसको कोई केयर मिले। जब वो अस्पताल जाती है वो वल्नरेबल स्टेट में जा रही है कि कोई बंदा उसका ख्याल रखे, कोई उसको ट्रीटमेंट दे, और इधर से उधर आप उसको भगा रहे हैं। और ये अमूमन मेरे बहुत केसेस में मेरे हुआ है और हमने ये बात चीफ मिनिस्टर तक हम लेके गए हैं पंजाब। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा आमना, हमारे केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। क्या ये तरमीम सिर्फ सज़ा बढ़ाने के लिए है या प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को भी बेहतर करेगी? देखिए, अगर आप किसी भी क्रिमिनल केस को शुरू से देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप एविडेंस प्रिजर्व करें। तो अगर आप मेडिकल ना करवाएं और शुरू से ही आप केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, आप मेडिकल के बगैर आप औरत का केस इतना वीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दो महीने बाद या 4 महीने बाद उसका मेडिकल करें, या अगर आप एफआईआर नहीं कटवाएं, डिटेल्स ना लें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इतनी वीक होती है क्योंकि वो कपड़े नहीं देते, वो उसको कहते नहीं है आपने नहाना नहीं है, आपने अपने कपड़े रिजर्व करने हैं। तो दिस इज़ वन चेंज, बट आपके पूरे सिस्टम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो आपकी पीका की अमेंडमेंट है, एफआईए की ट्रेनिंग के बगैर तो ये मतलब देयर बी पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग फाइन्स। सिमिलरली यहाँ आप कोशिश तो कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लेयर पे जुर्माना लगा लें, फॉर एग्जांपल पुलिस मेडिकल ऑफिसर्स पर जुर्माना लगा लें फेलिंग टू डू मेडिकल, शायद वो कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और प्रोसिक्यूशन कुछ लड़ने के लिए हो। कन्विक्शन इतना लो होता है क्योंकि ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टाइम्स हमारा कानून कॉम्प्रोमाइज अलाउ करता है, बट उसके अलावा एविडेंस भी वीक होती है। अच्छा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के केस में डिजिटल सबूत की अदालत में अहमियत क्या होगी? बच्चों की ऑनलाइन जो ब्लैकमेलिंग है और ग्रूमिंग है, वो कैसे उसको रोका जा सकता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रोक इतना आसानी से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैंग्स होते हैं, बहुत बड़े गैंग्स होते हैं। शायद आपने सुना भी हो कि पाकिस्तान में पिछले साल में ये बड़े गैंग्स डेवलप हुए थे जो लोगों को ब्लास्फेमी के केसेस में ट्रैप कर रहे थे ग्रुप्स के थ्रू। अब एफआईए अगर इन केसेस में एक्टिवली जाके ढूंढ ना पाए इन लोगों को, जो कि उसी ही फ़ोन नंबर से और ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम किसी पे लगाना इज़ अ डेथ थ्रेट। और आमना, इस सूरत में आप क्या करेंगे जब जिस इदारे का काम है एफआईए की आपने बात की, अगर उसके ही अफसरान उस गैंग के साथ मिलकर ऑपरेट करें, काम करें, सहूलतकारी करें, तो फिर आप कहाँ जाएं? तो फिर यही आपका जवाब है। तो आप में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इन डिजिटल एविडेंस के केसेस में यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने को ठीक ना करें, आप ईमान मजारी और हादी के केस में भी देख सकते हैं, उसी ही इदारे से लोग आके बयान दे रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा आमना, लास्टली ये बता दीजिएगा, निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी के हवाले से अगर हम बात करें, मुतासरा को 24 घंटों में सरकारी अस्पताल भेजें, खिलाफ वर्जी हो तो कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ता देख रही हैं आप इस सारी सूरत हाल के बाद? शॉर्ट आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि मैं एंटी क्राइसिस सेल्स में काम करती हूँ पंजाब में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो
वैसे ही बहुत दबाव है, बट के मुतल्लिक जो क्राइम्स होती हैं एंड सेल्स में इतने लोग नहीं आते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे तो दबाव बहुत है। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है, आजकल मुसाफिरों के लिए अजियत का बायस बन चुका है। और जो ट्रॉली माफिया है उसकी अगर हम बात करें तो वो लूट मार कर रहा है, इमिग्रेशन में तवील ताख़ीर है, और सिविल एविएशन की नाअहली ने भी पहले तासुर ख़राब कर दिया था, और अब ये सारी सूरत हाल है। अवाम का दावा है कि डिपार्चर लाउंज की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर है। अमीनुल हक और मिर्ज़ा इख्तियार बेग जैसे रहनुमाओं ने भी रिफॉर्म्स का मुतालबा किया है। क्या ये बहरान पाकिस्तान की टूरिज़म और हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है? इसकी हकीकत जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख। अलीना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। हमें ये बताइएगा कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो पाकिस्तान का गेटवे कहा जाता है। बतौर पैसेंजर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या वहां पर नोट किया? बहुत शुक्रिया माहम, बहुत शुक्रिया उज़ैर। ये सिर्फ पाकिस्तान का गेटवे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सिर्फ पाकिस्तान का गेटवे ही नहीं जैसे आपने कहा, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का एयरपोर्ट और पाकिस्तान की माशी हब का एयरपोर्ट है। पोर्ट सिटी है जहाँ से सारी तिजारत होती है, लोग बाहर से आते हैं, डोमेस्टिकली इतना ट्रैवल होता है। बट अगर आप एयरपोर्ट की हालत देखें, मुझे नहीं पता आप दोनों में से किसी का इत्तेफाक हुआ है यहाँ से नेशनली या फिर इंटरनेशनली ट्रैवल करने का? मेरा हुआ है अलीना, एक्सपीरियंस है हमें। आई एम श्योर उज़ैर फिर आपने एक्सपीरियंस किया है। जब आप लैंड करते हैं ना तो अलीना वो आपका पासपोर्ट, जो मैंने एक फर्क नोट किया, अगर मैं मेंशन कर दूं, दुनिया भर में मुसाफिरों को, क्योंकि ट्रैवलिंग इटसेल्फ एक बड़ा नर्व्स को टेस्ट करने वाला बिजनेस होता है, एक बड़ा पेशेंस को टेस्ट करने वाला बिजनेस है। तो दुनिया भर में कोशिश की जाती है कि जरा आसानियां पैदा की जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही एंटर होते हो ना, वो एक कुश्ती का आलम होता है। आप पहले क्या चैलेंजेस नहीं है, मसला ये है कि मसला नहीं है, यहाँ पर मसाइल का अंबार है जो सारे के सारे पाइलअप होके एक ग्रैंड मसला बनाते हैं, जिसमें ऑपरेशनल मसले हैं, जिसमें मैनेजेरियल मसले हैं, जिसमें इमिग्रेशन के मसले हैं। अब इतने सारे मसले आप जब इकट्ठे कर देते हो, ये सारे मसले इकट्ठे तो समझ आते हैं, लेकिन जो पहला मसला है ना, एयरपोर्ट पर एंटर होते साथ ही, कदम रखते साथ ही, पहली ऐसी क्या चीज है जो आपको बॉदर करती है और मजबूर कर दिया ये सब कहने पर कि बहुत अजियत का सामना है? ओह अच्छा माहम, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई विल वॉक यू थ्रू, और मैं आपको एक ना जरा खाका सा खींचती हूँ कि होता क्या है। आप चाहे आप गाड़ी से उतरिए के लिए जा रहे हो या आप किसी खुद से ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, ठीक होता क्या है, सबसे पहले आप जाते हो पार्किंग के अंदर, राइट? अगर आप किसी को लेने के लिए गए हो या अपनी गाड़ी पार्क करके आपने ऊपर जाना है डिपार्चर्स के लिए, पार्किंग का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, आप सोच नहीं सकती। पार्किंग स्लॉट्स नहीं मिलते। पहले तो आपको आधा पौना घंटा ये सोच के जाना होता है कि अच्छा अब मैंने यहाँ पर मुश्किल से गुजरना है कि मुझे कहीं पार्किंग स्पॉट मिले, कहीं पार्किंग स्लॉट मिले, तो फिर मैं अपना काम कर सकूं। अगर आप ऊपर जा रहे हो जहाँ पर डिपार्चर्स के लिए होता है, वहाँ शॉर्ट टर्म पार्किंग होती है, जहाँ पर आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं होना होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ये समझना चाहिए। बट वहां पर भी इतना रश होता है, मैनेजमेंट ही नहीं है, लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, दरमियान में सड़क के लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं और फैसिलिटेट करने के लिए कोई नहीं है। फिर अगर आप डिपार्चर्स में हो और आपने अंदर जाना है, मतलब आपने अंदर अपने लाउंज के अंदर या टिकट्स के अंदर, वो भी एक मरहला है, खैर वहां तक पहुंचना है एयरपोर्ट के गेट के थ्रू, लोगों का रश, इतना शदीद रश है जो सिर्फ वहां खड़े होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, और वो उन्होंने गेट्स के आगे, अच्छा दुनिया भर में इस तरह होता है, रश होता है, बट उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होता है। एटलीस्ट जो गेट का, जहां से आपने एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना है, वहां का रास्ता क्लियर करवा देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गेट के सामने धक्कम धक्की हो रही होती है, आप उसी धक्कों में से अपना रास्ता बनाते हुए अगर चले जाओ जल्दी तो आपकी खुशकिस्मती। फिर ये ट्रॉलीज का इशू जो बड़ा हाईलाइट हो रहा है दुनिया भर में, आप किसी भी एयरपोर्ट को, और मैं बड़े एयरपोर्ट से कंपेयर नहीं करूंगी, जाहिर बात है वहां पे स्टाफ ज्यादा होता है, लेकिन कराची एयरपोर्ट इज अ मीडियम साइज्ड गुड एयरपोर्ट। आप अपने मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से इसको कंपेयर कर लें, जैसे लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट,
आप जाएं, सबसे पहली जिस चीज के ऊपर नजर आपकी पड़ती है ना, वो है एक लंबी कतार होती है ट्रॉलीज की। और एसेंशियली ऐसा ही होना चाहिए, पैसेंजर उतरे, चाहे अपनी गाड़ी है चाहे किसी ड्राइवर के साथ आया है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी में से उतरे, सामने से फटाफट ट्रॉली पकड़े, अपना सामान रखे और अंदर जाए। यहाँ पर क्या होता है, आप गाड़ी से उतरते हो और आप ढूंढ रहे हो कहीं ट्रॉलीज नहीं है, पोर्टर्स का एक अंबार आपके ऊपर टूट पड़ता है। आपको चाहिए मैं आपको 500 में, मैं आपको 1000 में, मैं आपको, और कई दफा होता है ट्रॉलीज मिलती ही नहीं है आपको पोर्टर्स के बगैर। दुनिया भर में होता है, आपके लिए होता है, आपने पोर्टर करना है तो आपकी मर्जी है, इट्स ऑप्शनल। अगर आपने नहीं करना, आप अपनी ट्रॉली पकड़ो सुकून से। तो अलीना, रिपोर्ट यही हो रहा है कि एयरपोर्ट से ट्रॉलीज जो हैं वो गायब कर दी जाती हैं, और कोई सहूलत इस तरह की, ये ट्रॉलीज गायब क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या वहाँ पर इतना रश हो गया है? फिर पैसे भी वसूल किए जाते हैं ट्रॉलीज के पीछे भी, ये भी एक माफिया है जो जन्म ले रहा है यहाँ पर दिहाड़ी लगाने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक ऑफ हो रही थी, लेकिन जितनी मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, आपने पूछा है कि ट्रॉलीज गुम क्यों होती हैं या क्यों नहीं मिलती हैं, मसला क्या है। मेरे तजर्बे में अक्सर ऐसा हुआ कि बाहर ट्रॉलीज नहीं होती, आप जैसे ही गेट क्रॉस करो, स्कैनर्स के थ्रू अंदर जाओ, तो जहां पर आपकी बोर्डिंग होती है, जो एयरलाइन के बूथ्स होते हैं, वहां पर इतनी लंबी लाइंस लगी होती हैं ट्रॉलीज की, जो फजूल में पड़ी होती हैं। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, आइदर मिसमैनेजमेंट के बाहर ट्रॉलीज भेजते ही नहीं है, कोई बंदा डेडिकेटेड जिसको लेके जानी चाहिए उसकी नाअहली है, सुपरविजन इसमें नहीं है। दूसरा इसमें एक ये भी हो सकता है कि जो बाहर पोर्टर लॉबी है, शायद वो इतनी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप पोर्टर करवाते हो, वैसे तो आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी, आप पोर्टर करवाओगे तो पोर्टर जितने आपसे पैसे लेगा, जो उस वक्त अवेलेबल रिसोर्स होगा, क्योंकि डिपार्चर्स में आप ज्यादा देर रुक तो सकते नहीं हो, वो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, फटाफट आपको अपना सामान उतारने और अंदर लेके जाना। तो जितने आपसे मांगेगा पोर्टर, आप उसको उतने दोगे। उस वक्त आपसे 500 मांगता है, उस वक्त आपसे 1000 मांगता है, आपसे 2000 भी मांगेगा। और अगर आप बाहर से आए हैं अलीना, तो फिर तो डॉलर और पाउंड से नीचे तो बात ही नहीं ना होती। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, जेन्युइन मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है। जब आप इतने मजबूर होते हो उसका, 5-10 मिनट का आपके पास टाइम है, आपको फटाफट अपने बैग्स डंप करने हैं ट्रॉली के ऊपर और अंदर जाना है, उस जो पहली अवेलेबल रिसोर्स आपके पास होगी, चाहे वो आपसे 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं या आपसे 5000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, हल्का फुल्का भाव ताव कर लोगे, लेकिन आप उसको देने पर मजबूर हो जाओगे। तो आई थिंक डेफिनेटली एक प्लॉजिबल मामला है कि शायद इसमें ट्रॉली ग्रुपिंग, लॉबिंग, माफिया, कॉल इट व्हाटएवर, इसका भी किरदार हो। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी मैनेज करने की जो बात है, वो जिम्मेदारी फिर भी आपकी जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनके ऊपर ही आती है, कि उनको श्योरिटी देनी चाहिए ये पैसेंजर्स को, या उनको मेक श्योर करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर बाहर कोई माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं सोच से, या फिर कोई ट्रॉलीज की शॉर्टेज है, कोई मसला है, पैसेंजर्स को केटर करें। वाकई मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हाईलाइट होने की जरूरत है, डिस्कस होने की जरूरत है, ताकि इंतजामिया हरकत में और कोई एक्शन ले और एयरपोर्ट के जो हमारा काम तो नॉक करना ही है ना, दस्तक देना है। तो हम जनाब आपको बता रहे हैं, आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि जनाब आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इस तरह मत करें आप एयरपोर्ट पर हुजूम इकट्ठा, यानी सारे जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और एक पैसेंजर को लेने पहुँचे हों। और साथ ही साथ जनाब जो मिसमैनेजमेंट है, जो वहाँ पर ये दिहाड़ी लगाने के लिए, टिप्स लेने के लिए जो काम किए जाते हैं, ट्रॉलीज को छुपा दिया जाता है, का फायदा उठाया जाता है। और पार्किंग का सबसे बहुत बड़ा इशू जो है वो जाते ही आपको जो पहला मसला दरपेश होता है वो पार्किंग का होता है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो एड्रेस हो सके, ताकि लोग जनाब जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए आसानी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन उन्हें मिले और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो उनको हम दिखा सकें। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, आज के डिजिटल लाइफस्टाइल में कमर का झुकाव एक आम सी शिकायत बन चुकी है, लेकिन क्या ये सिर्फ पोस्चर की ख़राबी है या काइफोसिस, जिसे हम कुब निकलना कहते हैं या कुबड़ापन कहा जाता है, तो ये ना सिर्फ ज़ाहिरी मसला है बल्कि ख़तरनाक सेहत का ख़तरा भी हो सकती है। क्या ये मुस्तकिल रहता है या ठीक भी हो सकता है क्या? और हम देखते हैं कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो हैं, आजकल नौजवान भी, जिनमें कुब का मसला आ गया हुआ है। और काइफोसिस की मुख्तलिफ अक़साम में से कुछ तशवीशनाक भी हो सकती हैं, जो बढ़ती उम्र की अलामत से ज़्यादा लाइफ स्टाइल की गलतियाँ हैं। पाकिस्तान में ये बढ़ क्यों रहा है और रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जिन्ना हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर जफर साहब। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये काइफोसिस
क्या है? आम झुक कर बैठने या पोस्चर की ख़राबी से किस तरह से हम इसे मुख्तलिफ समझ सकते हैं और किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतनी जो है ना वो इतनी जो लीडिंग चीज़ है उसको आपने हाईलाइट किया है, तो थैंक यू सो मच अगेन। असल में ये है कि काइफोसिस जो है ना वो एज वाइज डिफरेंट उसकी रीजंस हैं, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो एडल्ट हैं और ओल्ड एज पीपल, ज़्यादातर इनमें बैड पोस्चर जो है ना वो आगे झुक के बैठते हैं। आप बच्चे को देखें, बच्चा झुक के यूं मोबाइल देख रहा होता है, बच्चा बल्कि 5 इयर्स का बच्चा होगा तो वो भी जो है ना वो आप देखेंगे कि मोबाइल को देख के और यूं करके देख के और आंखों के करीब करके वो करता है। उससे ये गर्दन भी झुक जाती है और उसकी जो कमर है वो भी झुक जाती है। तो इट्स बेटर कि उसको अगर वो देखना है, एक तो टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल तौर पे है कि बच्चे को जो है ना जब तक वो अडल्ट एज या एडोलेसेंट में नहीं पहुंचता उसके ऊपर मोबाइल बैन है और ये गैजेट्स बैन है। तो बेहतर ये है कि मोबाइल जो है ना उसको वो अवॉइड करे। हाँ, ये है कि लैपटॉप की चूँकि स्क्रीन बड़ी होती है और उसको लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा सीधा कर लें, टिल्ट कर लें और पीछे कुशन रख के फिर उसको बैठें। सही। और इसी तरह भी आपने देखा होगा जितने स्टूडेंट्स हैं, अक्सर मैंने देखा है कि 90% इस तरह झुक के आगे झुक के और पढ़ रहे होते हैं मोबाइल से या बुक से। बुक का तो खैर अब रिवाज ही ख़त्म हो गया, अब ज़्यादातर वो मोबाइल के ऊपर ही आते हैं और मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं। तो ये वाली पोजीशन अवॉइड अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पोस्चर का आपने बता दिया ना कि दुरुस्त आप अपना पोस्चर करें, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी इसमें एग्जाम भी कोई होती हैं और अगर कोई होती हैं तो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक कौन सी है जो मुस्तकिल मसला क्रिएट कर सकती है? इसमें जब बच्चे की पैदाइश से लेके और एल्डरली एज तक मुख्तलिफ रीजंस हैं। कुछ तो जो बच्चा जब पैदा होता है उसको कंजेनिटली और मोरूसी तौर पे उसकी कमर ना टेढ़ी होती है, ठीक है। जब मोरूसी तौर पे होगा फिर उसको बाद में हम ऐसा ट्रीट करते हैं, या ब्रेस से करते हैं या फिर जो ना वट जो ट्रीटमेंट है हम वो वाला करते हैं उसका। फिर जब बच्चा बड़ा होता है वो उसकी और रीजंस हैं। उसमें ये है कि जो है ना कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, कुछ वो बच्चों में जो है ना विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है और बाकी मसल्स वीक होते हैं, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं और इसी तरह जो है ना वो स्पाइन उनकी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बड़े कॉमन मसाइल हैं और हमें ना बैठने का सही पता है ना खड़े होने का। खड़े होंगे तो हम एक टांग पे वजन डाल के खड़े होंगे, दूसरी टांग हमने रिलैक्स की होगी अगर थोड़ी देर ज़्यादा खड़ा रहना पड़ जाए, और बैठेंगे भी तो जनाब कभी हम बिल्कुल एक तरफ झुक जाएंगे। दफातर में भी देखें तो कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो पता नहीं शायद वो स्टाइल समझते हैं, कोई यूँ, और कोई ड्राइविंग भी कर रहा है तो वो भी यूँ करके ड्राइव कर रहा है। पोस्चर में आप ये ज़रा ठीक करवाएं, सबका बताएं हमें बारी बारी कि किस तरह हम ठीक कर सकते हैं पोस्चर सबका। जी, अगर आपने बैठना है तो पहली तो बात यह है कि लंबा 6-6 घंटे के लिए मत बैठें, ठीक है। बैठना है तो आप आधा घंटा बैठें, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, उसके बाद आके बैठ जाएं। और बैठना देखें, वेट बीयरिंग जो है ना वो बाइलेटरल है, दोनों टांगों के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है कि आप एक टांग के ऊपर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे दूसरी साइड पे खड़े हो जाएं। तो इससे झुकने से भी उसको बैक एक और कमर का दर्द वो शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, एक्सरसाइज को जो ना अपनी लाइफ में रखें और वो इंशाल्लाह वो बैक एक कमर का दर्द उसमें होने के चांसेस कम हैं। और अगर बैठना है तो पीछे कुशन रखें, कुशन रख के और अपनी कमर को सीधा रखें, उसको आगे झुका के ना रखें और उसमें खम ना रखें। खम रखेंगे तो आपको कमर का दर्द भी होगा और कमर टेढ़ी भी। और ड्राइविंग में ये है कि सीट को थोड़ा सा आगे करके पीछे कुशन रख लें और उस तरह कमर में दर्द भी नहीं होगा और आपकी कमर टेढ़े होने के चांसेस कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला भी होता है, ये तो ड्राइविंग का हमने बात कर ली, खड़े हैं तो बैठने का मसला है, बैठ जाए तो खड़े होने का मसला है, लेकिन एक ही होता है कि कुछ लोग सोते ही ना फोल्ड होके हैं, मतलब वो स्ट्रेट सो ही नहीं सकते। फोल्ड ये है कि अगर आप सोएं तो आगे या टांगों के दरमियान में तकिया रख लें, उसमें कम टेढ़े होने के चांसेस कम है, ठीक है। और बैक एक के चांसेस भी कम है। अगर करवट लेके सोने के, यूजुअली लोग जो है ना वो करवट लेके सोते हैं, करवट लेके सोते हैं तो उसमें जो है ना चांसेस कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काइफोसिस की जो बीमारी है ये वापस ठीक हो सकती है या फिर ये आपके साथ ही चलती है? और इलाज की अगर हम बात कर लें तो क्या है, थेरेपी है या फिर सर्जरी, ये कब ज़रूरी हो जाती है? एज टू एज वेरी करती है और पहले हम एक्सरेज कराते हैं, उनके ऊपर उसका एंगल मेजर करते हैं। अगर एंगल इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो फिर इंटरवेंशन करते हैं। अगर 40 या 45 डिग्री से ज़्यादा उसकी कमर टेढ़ी होगी, एंगल है और
उसके साथ साथ उसको प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, सांस का मसला शुरू हो गया या हार्ट का मसला शुरू हो गया, फिर उसके लिए हम जो है ना उसको डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं। सही। और कोशिश यही होती है कि उसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे लेके जाएं ताकि एंगल इतना बढ़े ही ना। बाद बच्चे मरूसी तौर पे या जो है ना एडल्ट एज में वो जो है ना बहुत ज़्यादा कमर टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल 90 के एंगल पे चली जाती है जी, फॉरवर्ड या लैटरल बेंडिंग हो जाती है, तो उसमें फिर हम सर्जरी करते हैं। वरना अदरवाइज कोशिश यही होती है कि अगर बच्चे में शुरू में पता चल गया है जी कि इसकी कमर टेढ़ी होने के चांसेस हैं, तो हम उसको ब्रेस देते हैं, उसकी स्पाइन की एक्सरसाइजेस बताते हैं, अच्छा। और वो जो है ना उस लेवल पे नहीं और पहुंचती डॉक्टर कि साहब किस operative स्टेज intervention तक आप ये ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस बता के या पोस्चर जो है वो करेक्ट करवा कर? अगर बच्चे को मोरूसी तौर पे ये मसला है जी, तो हम उससे कहते हैं कि बच्चे को उल्टा लटाया करें, माँ को गाइड करते हैं कि बच्चे को उल्टा लटाएं, कोशिश करें, और उसको हम एक अंडर आर्म ब्रेस से देते हैं, उससे कमर टेढ़ी नहीं होती, वो 40 का एंगल क्रॉस नहीं करता। सही। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया 40 का एंगल क्रॉस करता है, तो फिर उसके कुछ दिल के टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ लंग्स के कराए जाते हैं टेस्ट, अगर उनके ऊपर असर हो रहा है तो फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। सही। तो ये Okay, ऑपरेट किस उम्र में मस्ट हो जाता है कि इस एज तक आप ऑपरेट छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, अगर एंगल स्पीड से बढ़ रहा है, ब्रेस देने के बावजूद जो है ना ट्रीटमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो हम बच्चों में करते हैं। फिर अडल्ट एज में भी कर सकते हैं कि वो जो है ना अगर उसका एंगल सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि 40-45 डिग्री से क्रॉस किया है और उसके हार्ट के मसाइल हो रहे हैं या उसके रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट हो रही है, तो फिर हम उसको जो है ना डॉक्टर अडल्ट एज साहब में भी करते हैं। आजकल सर्वाइकल पेन का भी बड़ा मसला सुनते हैं, हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो शिकायत कर रहा होता है। जी, ये क्यों है? स्ट्रेस का कितना ताल्लुक है, पोस्चर का कितना ताल्लुक है, आपकी फटीग का कितना ताल्लुक है इससे? सबसे ज़्यादा जो है ना जो लोग जितने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं या मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें एक नई जो बीमारी है पिछले 15 साल से ये हुआ है कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वो उसमें स्पाइक्स बन जाती हैं, छोटी स्पेस कम हो जाता है, नर्व्स का कंप्रेशन शुरू हो जाता है, बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, और नींद का ना आना, चक्कर आना, ये वाली सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जब बच्चे जब और ये कोई पेन भी रात में ज़्यादा हो जाती है? जी बिल्कुल, ये रात में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रात में मसल रिलैक्स होते हैं, फिर वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। सही सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बुढ़ापे में जाकर ज़्यादा लोग झुकना शुरू हो जाते हैं, एक कुब्सा हो जाता है और वो नेचुरल भी होता है, क्या उनमें भी ऐसी कोई होती है कि आप लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें? जब ओल्ड एज में या एल्डरली हमारे पीपल हैं, हम असल में एक्सरसाइज का मतलब ये समझते हैं कि हमने यंग एज में करनी है। एक्सरसाइज हर एज में की जा सकती है, इवन जो है ना वो 90-95 के भी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी का ख्याल रखा जा सकता है, इंटेंसिटी का ख्याल रखें, हाँ, बस लेकिन अपनी करनी लाजमी है। हाँ जी, एक अपनी हद देखें, आपकी जो हदूद हैं उनमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्पाइन के मसल वीक हो जाते हैं, इसलिए वो बंदा आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक ठीक। अच्छा, अब इलाज के हवाले से बता दें, अगर किसी में तशख़ीस हो जाती है तो कोई सहूलियात मौजूद हैं इदारों में या अस्पतालों में हम देखें जो इजीली अवेलेबल भी हों, ऑप्शंस भी हों? अभी जो हमने करंटली तो 2-3 जगह पे यहाँ पे अवेलेबल है लाहौर में, लेकिन ये है कि हमने अपना जो है ना जिना हॉस्पिटल अमान इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो है ना हमने एक स्पाइन का सेंटर बनाया है। वो अकॉर्डिंग टू जो विजन था हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा का, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको एक बड़ा अच्छा एक डेवलप्ड स्पाइन सेंटर बनाया है, और उसमें अब सेकंड हमने फेलोशिप भी शुरू की है CPPSP के तावन से, और उसमें ये होता है कि 1 साल हमारे पास वो ट्रेनिंग करेंगे ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सेंटर में, और 1 साल न्यूरो सर्जरी में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। ज़बरदस्त। तो इसमें जो फेलोज आएंगे वो आपको सुपर स्पेशलिटी के फेलो आएंगे, वाह, यानी और न्यूरो वो के भी, और जी बिल्कुल, और वो इस चीज़ को स्पाइन ट्रीट की। करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत। उसमें मैं सुपरवाइजर भी हूँ, और वो आपका अलग इनिशिएटिव है, आइडिया भी आपका है, तो जनाब बेस्ट विशेस, लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिकली इससे तो हमारी फायदा होगा। जो डॉक्टर साहब मैडम है उनका विजन था, और उसको हमने आगे जो है ना वो वो वैसे भी बिल्कुल उनकी इंसानियत डायरेक्शन लिए के बड़ी मुताबिक ही खिदमत आप भी आगे करते चल हैं। रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वाकई अब आप लोगों को मसाइल पता चल गए होंगे, अपना पोस्चर आप लोगों ने ठीक रखना, लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, मोबाइल को इस तरह करके नहीं, इस तरह करके थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, स्क्रीन टाइम अपना कम करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। मतलब मैंने तो जितना समझा है, जितने भी माहिरीन से बात की, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि आउटडोर एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज हो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप एक्सरसाइज करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपने नहीं भूलना।
बाकी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अगर आप लाहौर, मुल्तान या रावलपिंडी की सड़कों पर निकलें तो आपको पंजाब के नंबर के अलावा इस्लामाबाद और कराची के नंबर प्लेट्स नज़र आती हैं। टोकन टैक्स की अदायगी, गाड़ी की मुंतकिली या फिर पुलिस चेकिंग, गाड़ियों के मामले पर दूसरे सूबे की रजिस्ट्रेशन हमेशा एक झंझट बनकर सामने आती है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इस बरसों पुराने मसले का हल निकाल लिया। उज़ैर, 3 फरवरी से पंजाब भर में गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन स्कीम जनाब जारी व सारी है। सवाल ये कि इस री रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, फीसिस क्या हैं, कौन सी गाड़ियाँ स्कीम से फ़ायदा उठा सकती है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी जनाब बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, उन्हें भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। और बहुत सारे सवालात हैं जो कि अवाम के जहनों में उभरते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर। तो जनाब इन तमाम सवालात के जवाबात आप तक पहुंचा देते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब से डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर सजील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजील साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सजील साहब, हुकूमत ने दूसरे सूबों की, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि गाड़ियों के लिए री रजिस्ट्रेशन स्कीम मुतारिफ करवाई है। अगर हम डेटा को देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें तो बताते हैं कि पंजाब की सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें तकरीबन 20% गाड़ियां दूसरे सूबों की हैं, जिनमें ज़्यादा ऑब्वियसली सिंध की होगी, वो आप बेहतर बता सकते हैं। क्या यही बड़ी वजह बनी है स्कीम की? इसके पीछे मकसद क्या था, और बताइएगा कि ये कर किस तरह से रहे हैं आप, और इसमें कितने पैसे लगते हैं आपके अगर आप री रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं? जी, सबसे पहले ये बता दूं जी, इसका जो मेन मकसद ये था कि जो आवाम है उसको सबसे पहले जो मुश्किलात आ रही थी वो गाड़ियों की ट्रांसफ़र की थी, कि गाड़ियां दूसरे सूबों में जाके उन्हें ट्रांसफ़र करवानी पड़ती थी। चूँकि पंजाब में जो सिस्टम है वो फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। यहाँ पे आप घर बैठे ई-पे ऐप डाउनलोड करते हैं और सेलर और परचेज़र बायोमेट्रिक करता है और आपका जो गाड़ी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और कार्ड आपके घर के पते पर पहुँचा दिया जाता है। पर दूसरे सूबों में इस तरह से नहीं है। वहाँ पे आपको इन पर्सन जाना पड़ता है, अपनी ओरिजिनल फ़ाइल, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र लेटर के साथ जमा करवाने पड़ते हैं, तभी आपकी ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल होता है। सही। तो जो सूबा पंजाब में रहने वाले लोग थे, दूसरे सूबों की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था कि किस तरह से वो दूसरे सूबे में जाएं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएं। तो उसका जो मेन इम्पैक्ट आ रहा था वो ये था कि एक तो गाड़ियाँ वो ओपन लेटर पे चल रही थी, वो लोग ट्रांसफ़र ही नहीं करवाते थे चूँकि प्रोसेस इतना मुश्किल था। और सेकेंडली जो उनके टोकन टैक्सेस थे वो भी वो पे नहीं कर रहे थे। और तीसरा जो इन्फोर्समेंट का इशू आ रहा था कि अगर वो वायलेशन करते हैं या कोई इस तरह से, तो वो उसको डिटेक्ट करना, वो उस ऑनर को आइडेंटिफाई करना, व्हीकल को आइडेंटिफाई करना, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर ये वाला स्टेप लिया गया कि जो पंजाब के रहने वाले हैं, यहाँ के परमानेंट रहायशी हैं और वो ये गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये मौका दिया जाए कि वो दूसरे सूबों की गाड़ियाँ यहाँ पे रजिस्टर करवा सकें। सिर्फ निजी गाड़ियों तक महदूद है या कमर्शियल गाड़ियाँ भी इसका हिस्सा हैं? और लेट्स सपोज कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं जो लीज पे लोगों ने ली होती हैं, वहाँ से लिए किसी और सूबे से यहाँ है, तो वो कैसे फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूं कि इस जो स्कीम है उससे हर किस्म की गाड़ी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या प्राइवेट कार है। ज़बरदस्त। पर इसमें जो मेन कंडीशन है, जो सबसे बेसिक शर्त है, वो ये है कि गाड़ी रजिस्टर्ड ओनर के नाम होनी चाहिए। अगर गाड़ी अभी लीज पे है, आपने लीज क्लियर नहीं किया, तो तब आप उसको री रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि वो अभी आपकी मलकियत है ही नहीं। चेक्स भी रखे गए हैं पूरे जी, बिल्कुल। ये बहुत सेंसिटिव काम है। एक जगह से आपने रजिस्ट्रेशन ख़त्म करनी है और दूसरी जगह आपने रजिस्टर्ड करवाना है, तो इसके लिए काफ़ी जो है वो सख्ती की। सजील साहब, अगर हम देखें 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की अगर गाड़ी है बिलफर्स, तो री रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस होंगे? उतने ही होंगे जितना कोई नई गाड़ी पंजाब में ख़रीद के रजिस्टर करवाता है, या री रजिस्ट्रेशन के थोड़े कम होंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ ये बताता चलो, मोटरसाइकिल की जो री रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सिर्फ 150 रुपया रखी गई है। अच्छा। इसी तरह 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ हैं उनकी फ़ीस 1200 रुपया रखी गई है, और 1000 से 1800 सीसी तक जो गाड़ियाँ हैं उनकी फ़ीस जो है वो 2000 रुपया रखी गई है। बस 1800। बस तो ये मैं तो कहता हूँ, अगर आपको अगर पता चला हो कि नहीं, आप अगर किसी सिंध नंबर की गाड़ी ले लें
तो वो अगर आप बेचने जाएं तो वो 2-3 लाख कम उसकी मार्केट वैल्यू होती है। ये मैं छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये अगर 2000 में यहाँ पे हो जाए तो फिर तो जनाब वो यहाँ पे कम्पीट करेगी, पूरी रीसेल में भी उसकी वैल्यू बढ़े। जी, ये भी एक रीज़न है आवाम के साथ, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन थी कि गाड़ी तो सेम थी पर ड्यू टू मतलब दूसरे सूबे की रजिस्ट्रेशन है तो उसकी पहले तो दूसरे शहरों वाला भी मामला था, वो भी शुक्र है कि खत्म किया एक्साइज, उसे भी सेंट्रलाइज किया गया और यूनिवर्सल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 1800 मैं बात कर रहा था फीसों की, 1800 सीसी एंड अबव जो फीस है, जो 1800 सीसी तक, 1800 सीसी एंड अबव जो है वो 3000 रुपया फीस है। और इसके साथ साथ अगर आपकी हैवी कमर्शियल व्हीकल HTV है तो उसकी जो फीस है वो 5000 रुपये है। तो ये मतलब एक नॉमिनल सी फीसें हैं ये जो रखी गई हैं। तो फीस का हो गया कि आवाम को बड़ी सहूलत मिल रही है और कम पैसों में जी ये सहूलत है। कागजात क्या रिक्वायर्ड हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो NOC रिक्वायर्ड है मुतलका सूबे से, मुतलका मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी से। जो गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है इनिशियली वहाँ से जो एप्लीकेंट है, जो ओनर है रजिस्टर्ड, उसने NOC लेके आना है फॉर री रजिस्ट्रेशन। उसके लिए वो वहाँ के जो मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनको अप्लाई करेगा कि मैं ये गाड़ी पंजाब में रहता हूँ, वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ, री रजिस्ट्रेशन करवाने चाहता हूँ, तो वो एक NOC जारी कर देगी मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी। उसको लेके वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस पंजाब के किसी भी ऑफिस में आ जाएगा। तो यहाँ ये बताता चलूँ फिलहाल ये जो अमल है सारा, इसके लिए आपको एक्साइज ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि सारे पेपर आपने एक दफ़ा डिपॉजिट करवाने हैं। उसके बाद वंस ये री रजिस्टर्ड होगी उसके बाद सारी लाइफ आप ऑनलाइन इसकी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। तो NOC के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि excise.punjab.gov से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह एक्साइज ऑफिस से भी आपको मिल सकता है। अच्छा, वो जब आपने री रजिस्टर्ड करवा ली तो वो जो पुराना नंबर है किसी दूसरे सूबे का, उसका क्या होगा? वो फिर बिल्कुल उसको कैंसिल करके आपके नाम से हटा के किसी और को भी जारी किया जा सकता है? जी, जैसे ही वो NOC जारी किया जाएगा, गाड़ी यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक। उसके बाद वो सूबे का इख्तियार है कि वो उसको दोबारा इस्तेमाल करे या ना करे। तो इसी तरह से ये नहीं ना होगा कि आप ई चालान से बचने के लिए किसी दूसरी गाड़ी पे अपनी वो लगा के फिर रहे हैं जनाब, रजिस्ट्रेशन शो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, डुप्लीकेशन किसी सूरत नहीं हो सकती कि दो जगह आपका नंबर चल रहा हो, तो एक जगह से वो कैंसिलेशन होगी, दूसरी जगह वो रजिस्टर्ड होगी। तो उसके साथ साथ उसने अपनी ओरिजिनल फाइल और जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है, और अगर उसको वहाँ की नंबर प्लेट ओरिजिनल इशू की गई है तो वो भी उसने ऑफिस में जमा करवानी है। ये सारे चीज़ों को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस वाले जो है इसको प्रोसेस करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे मुतलका सूबे से, और उसके बाद उसको पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया। अच्छा सजील साहब, लास्टली एक बताइएगा, जदीद दौर है, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये? और ओवरसीज़ के लिए भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया, वो भी बता दें। जी, इसके पहले मैं री रजिस्ट्रेशन की बात कर लूँ तो इसमें टाइम जो लग सकता है वो एक दफ़ा आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, तो उस आपने जस्ट इसको फ़ाइल को डिपॉजिट करवाने जाना है अपना, वहाँ पे गाड़ी भी एक दफ़ा आपने चेक करवा देनी है। उसके बाद आपने एक्साइज ऑफिस नहीं जाना, सारे पेपर्स कंप्लीट करके आपको नया जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है और जो ओरिजिनल आपके पेपर्स हैं वो आपके घर के पते पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये आपका एक सिंगल विजिट है जिसमें आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। दूसरी मैं एक आवाम के लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उनके लिए एक बड़ा मसला था कि वो बैरून मुल्क जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, उनके लिए उन जो प्रोसेस था वो बड़ा लेंथी था। वहाँ से उन्हें पावर ऑफ अटार्नी थ्रू एम्बेसी पाकिस्तान में भेजना पड़ता था, यहाँ से फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसकी अटेस्टेशन होती थी, चूँकि काफ़ी चेक्स रखे गए थे ताकि उनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिक्योर रहे। तो इस वजह से वो भी थोड़ा मुश्किलात का शिकार थे। अब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब है वो नादरा अथॉरिटीज़ के इश्तराक से एक ऐप है उनकी पाक आइडेंटिटी ऐप, उसमें एक फ़ीचर देने जा रहा है जिसके तहत आप घर बैठे हुए ही ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी जो मोबाइल है उसी से अपनी गाड़ी की ट्रांसफ़र की जो बायोमेट्रिक करवा लेंगे, आपको कोई विजिट नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान में नहीं आना पड़ेगा, और आप जहाँ पे ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी सहूलत है जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट देने जा रहा है। और जनाब, ना सिर्फ जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं बल्कि जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी जनाब बहुत बड़ी सहूलत जो है। और मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो लोग फंसे हुए हैं वो बड़ा मुश्किल काम होता था पहले, बड़ा लेंथी थका देने वाला प्रोसेस था,
जिसको बहुत ईजी कर दिया गया और लोगों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर ओवरसीज़ की जो हमें इतना रेमिटेंस भेजते हैं और जनाब पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। बहुत शुक्रिया सजील साहब आपके वक्त का, और वाकई जी आवाम की सहूलत के लिए बहुत बेहतरीन इकदाम है और आसानियाँ आवाम के लिए होंगी, ओवरसीज़ के लिए होंगी। जो दूसरे सूबों से आए हैं, जो गाड़ियों के लिए बड़े मसाइल फेस करते थे, वो सारे आपके मसले हल हो गए। अब मेहनत आपने करनी है, जाना खुद है, वन टाइम ताख़ीर मत करें जनाब, फौरी तौर पर जाके आप री रजिस्ट्रेशन करवा लें। हमें इजाज़त दें प्रोग्राम से, कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।